विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में एक बार फिर स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो दूसरी कविता है अट नहीं रही है, इसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने उनकी उत्साह कविता पढ़ी थी और उनका परिचय भी जाना था। अट नहीं रही है इस कविता में फाल्गुन मास के सौंदर्य का वर्णन है। फाल्गुन मास लगभग 15 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च तक की जो अवधि होती है उसे फाल्गुन कहते हैं। उसके बाद चैत्र होता है। इस मास में वसंत ऋतु का आगमन हो चुका होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेड़ों पर नई नई कोपलें, नए नए पत्ते और पुष्प खिल जाते हैं। चारों ओर प्रकृति में सौंदर्य बिखरा पड़ा होता है। कवि उस सौंदर्य को देख करके मुग्ध है। वह कहता भी है कि मैं जिधर भी देखता हूँ वहाँ मेरी नज़र वहाँ से हटती नहीं है, इतना अधिक सौंदर्य प्रकृति का बिखरा पड़ा है। कविता देखते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। शब्दार्थ देख लेते हैं। अट का मतलब होता है समाना, आभा कांति, चमक, सौंदर्य, फागुन फागुन मास की तन का मतलब शरीर, सट लगना, स्पर्श करना, नभ आकाश, पर का मतलब पंख, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर का मतलब हृदय, मंद गंध का मतलब जो हल्की हल्की खुशबू है, सुगंध है, पुष्पमाल, पुष्प मतलब फूल, और माल माला, फूलों की माला, पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पट समाना नहीं समा रही है। कविता देखते हैं, भावार्थ देखते हैं। कवि कह रहा है कि प्रकृति में चारों ओर बसंत ऋतु का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। इसमें उसने कवि ने फागुन मास का मानवीकरण किया है, इसलिए कवि उस पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप करते हुए कह रहा है कि अट नहीं रही है, समा नहीं रही है। फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि चारों ओर इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सौंदर्य फागुन के शरीर में समा नहीं पा रहा है, उससे सट नहीं रहा। उतना अधिक सौंदर्य है कि वह बाहर बिखरा पड़ गया। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं और फूल खिलने से जो उनकी मकरंद होता है, जो उनका सुगंध होती है, वह उसकी सुगंध हवा में मिल जाती है और सुगंधित पवन भी हो जाती है, पवन भी सुगंधित हो जाती है। इसलिए हवा जिधर भी बहती है वह सुगंधित होती है। फूलों की सुगंध उसी दिशा को सुगंधित कर देती है। यहाँ पर कवि ने चूंकि फागुन का मानवीकरण किया है, तो वो जो शीतल मंद सुगंधित जो हवा है
उसको उसने फागुन की सांस कहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहता है तुम सांस लेते हो तो तुम्हारी सांस इतनी सुगंधित होती है कि अपनी उस सुगंध से प्रत्येक घर को क्या कर देते हो, प्रत्येक घर के वातावरण को सुगंधित कर देते हो। प्रत्येक घर गमक उठता है उस सुगंध से। अर्थात जब भी वो फागुन की हवा घर के अंदर प्रविष्ट होती है तो पूरे घर को महका देती है। क्योंकि फागुन का मानवीकरण किया गया है, इसलिए वो शीतल मंद सुगंधित हवा को उसने फागुन की सांस कहा है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। मन इतना उल्लसित होता है, कवि कह रहा है कि उस सौंदर्य को देख करके कवि में असीम अनंत भावनाएं जागृत होती हैं और कवि कल्पना के आकाश में उड़ने के लिए पंख लगा लेता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। उस सौंदर्य को, क्योंकि कवि हृदय है, तो प्रकृति के सौंदर्य को देख करके उसके मन में अनेक भाव जागृत होते हैं और कवि अनेक प्रकार की कल्पनाएं करने लगता है। तो कहता है कि तुम्हारे उस सौंदर्य को देख करके मेरा मन कल्पना के आकाश में उड़ने लगता है। पर का मतलब पंख, नभ का मतलब आकाश, पर यानी पंख लगा देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कहता कि मैं जैसे ही उस सौंदर्य से आंख हटाना चाहता हूं, कहीं दूसरी ओर देखना चाहता हूं, लेकिन उसका आकर्षण इतना अधिक है कि वो उससे मैं अपने आंख हटा नहीं पा रहा हूं, दूसरी ओर देख नहीं पा रहा हूं। ये नहीं है कि कभी दूसरी तरफ देख नहीं पा रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि चारों ओर सौंदर्य बिखरा है, इसलिए कवि जिधर भी देखता है उधर फागुन का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। इसलिए कहता है कि मैं उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना भी चाहता हूं, लेकिन मैं हटा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जिधर भी देखता हूं उधर फागुन का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। तो वह चाह करके भी उससे अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा है, अर्थात उसके प्रभाव से अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। वसंत से पहले शिशिर ऋतु होती है और शिशिर ऋतु में आपने देखा है कि वृक्ष जो हैं वो बिल्कुल उनके पत्ते झड़े होते हैं, और जैसे ही वसंत ऋतु आती है उन पर नई नई कोपलें आती हैं। और आपने देखा होगा कि पत्तियां जब आती हैं तो पहले लाल रंग की होती हैं और उसके बाद वह उनमें हरितिमा होती है, और फिर उसके बाद हरे होते हैं। तो कवि कह रहा है कि पत्तों से लदी डाल, पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो पत्तों से लदी हुई हैं, पत्तों से भरी हुई, उन पर पत्ते निकल आए हैं। कहीं हरी कहीं लाल, किसी डाली पर अभी पत्ते निकल रहे हैं तो वो लाल रंग के हैं, और कहीं पर वो विकसित हो चुके हैं तो इसलिए वह क्या है, हरे, उनका रंग हरा है। तो प्रत्येक वृक्ष की जो टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, वह हरे और लाल पत्तों से क्या है, लदी हुई हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। मैंने कहा वसंत ऋतु है तो पुष्प भी खिले हुए हैं, पेड़ों पर पेड़ जो पुष्पों से आच्छादित हैं। तो कवि ने ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फागुन के हृदय में हल्की हल्की सुगंध युक्त पुष्पों की क्या है, माला है। ऐसा लग रहा है कि फागुन ने अपने हृदय में वो हल्की हल्की मंद सुगंधित पुष्पों की माला को क्या किया, धारण किया है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वृक्ष पुष्पित है, पल्लवित है, और पूरा वातावरण सुगंधित है, उल्लसित है, आनंदमय है। चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ा है। पाट पाट शोभा श्री, पाट पाट का मतलब जगह जगह, हर स्थान पर, हर स्थान जो है शोभा श्री, सौंदर्य से भरपूर है। प्रत्येक प्रकृति का प्रत्येक हिस्सा, प्रत्येक भाग फागुन के सौंदर्य से अटा पड़ा है, भरा पड़ा है, पट नहीं रही है। वो सौंदर्य इतना अधिक है कि वो समा नहीं पा रहा है। अर्थात फागुन का जो सौंदर्य है
वसंत ऋतु का जो सौंदर्य है वह चारों ओर बिखरा पड़ा है। इतना अत्यधिक सौंदर्य है कि वो कहीं समा नहीं पा रहा है। तो कवि ने इसमें फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया है कि वह सौंदर्य किस प्रकार कवि को उल्लसित कर रहा है, किस प्रकार कवि को प्रभावित कर रहा है और किस प्रकार प्रकृति का वह सौंदर्य कवि एकटक निहार रहा है और चाह कर भी उसके सौंदर्य से अपनी आँखों को हटा नहीं पा रहा है, उसके प्रभाव से अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। धन्यवाद।